दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। उस वीडियो में अपन नियम 17 तक अपन अध्ययन कर चुके थे। आगे अपन देखते हैं दोस्तों। बात यह है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर दें। वहां अपन नियमित क्यूज चलाते हैं, आरएसआर, जीएफएनडीआर, ऑडिट, बिजनेस मेथड वगैरह के, तो आप लोग उसको भी देख लें। और अगर आप नए हो तो पहले उन वीडियो को देख लें, पहले 4-5 वीडियो को देख लें, उसके बाद में इसको देखें, क्योंकि आरएसआर नियम वाइज चलता है। तो नियम 17 तक अपन अध्ययन कर चुके थे। अब नियम 17 से आगे देखते हैं। नियम 17 देख लो एक बार। पदाधिकार निलंबन की पदाधिकार कौन कौन का समाप्त किया जाएगा वो देखिए दोस्तों। निम्नांकित स्थितियों में कार्मिक का पदाधिकार निलंबित रहेगा कि ये स्थितियों में कार्मिक का पदाधिकार समाप्त कर सकते हैं। जब कार्मिक किसी शाब्दी पद या टेन्योर पोस्ट पर नियुक्त हो। मैंने आपको बताया था टेन्योर पोस्ट पर कोई चला जाता है तो वो 4 साल की अवधि तक रहता है जनरली, और वो 4 साल तक अगर वो वहां चला जाता है तो उसको पदाधिकार वो समाप्त कर दिया जाएगा उस पद पर। हाँ, लेकिन वो 4 साल के बाद में किसी अन्य पद पर नियुक्त होगा, उस पद पर वो नहीं होगा। दूसरा है, जब कार्मिक 3 वर्ष से अधिक समय के लिए वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर गया हो। 3 वर्ष से अगर कम समय के लिए तो उसका जो पदाधिकार है वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन 3 वर्ष से अधिक समय तक या 3 वर्ष तक अगर वो जाता है तो उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। निलंबन पदाधिकार को पुनः प्रतिस्थापना, इसको देखते हैं अपन। प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर कर्मचारी को निलंबित पदाधिकार पुनः प्राप्त होगा। मान लो वैदेशिक वैदेशिक सेवा में कर्मचारी गया हुआ है और 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम है तो पदाधिकार समाप्त नहीं होगा, लेकिन अगर 3 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष में उसने सेवाएं दी हैं और उसके बाद में पुनः वो राज्य सरकार में आता है तो उसको निलंबन पदाधिकार को पुनः प्राप्त कर सकता है, उसको पुनः पदाधिकार प्राप्त होगा। यह नियम 17 कहता है। अब नियम नंबर 18 कहता है पदाधिकार का समाप्त। पूरी तरीका से पदाधिकार कब समाप्त होगा? नियम नंबर 17 में पदाधिकार का निलंबन था, अब पदाधिकार का समाप्त नियम नंबर 18 में है। किसी कर्मचारी का किसी पद पर पदाधिकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि आपका पदाधिकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जाएगा। पदाधिकार निलंबन का अर्थ है कि आप दूसरी जगह लग जाओगे, लेकिन पदाधिकार समाप्ति का अर्थ है कि आप राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। तो किसी कर्मचारी का किसी पद पर पदाधिकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। कर्मचारी के कहने पर भी उसका पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकेगा। आपके कहने पर भी आपका पदाधिकार समाप्त बर्खास्त नहीं किया जा सकता। एक कर्मचारी जिसका किसी पद पर पदाधिकार है का किसी अन्य स्थायी पद पर पदाधिकार अर्जित करने पर उसके पूर्व पद पर पदाधिकार समाप्त माना जाएगा। वही चीज निकल के आई है कि आप एलडीसी हो और एलडीसी से आप हो जाते हो जूनियर अकाउंटेंट जेआरए, तो आपका पदाधिकार एलडीसी वाला समाप्त हो जाएगा जब आप स्थायी रूप से इस पर नियुक्त हो जाओगे। किसी कर्मचारी को राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए तो उसका पदाधिकार राज्य सेवा में समाप्त माना जाएगा। अगर इन पदों पर आप नियुक्त होते हो तो आप आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अगर नियुक्त होते हो, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होते हो तो आपका पदाधिकार समाप्त माना जाएगा। यह पदाधिकार की समाप्ति के बारे में नियम 18 बताता है। एक बार देखो पदाधिकार, यहां से देखो तो पदाधिकार के संबंध में मूलभूत सिद्धांत नियम 14, पदाधिकार का उल्लेख नियम 15 में, पदाधिकार बने रहेगा नियम 16 में, पदाधिकार का निलंबित नियम 17 में और पदाधिकार का समाप्ति नियम 18 में है। अब है नियम 19, पदाधिकार का स्थानांतरण, पदाधिकार का ट्रांसफर। पदाधिकार का ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो वो देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को पदाधिकार उसी संवर्ग के अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मान लो कि आपका एक पद हुआ करता था जयपुर, एक पद हुआ करता था आपका जयपुर और आप रहने वाले हो जोधपुर के। कहां के रहने वाले हो? जोधपुर के। तो आप अपने पद को यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार पद को ट्रांसफर करेगी तो आप जोधपुर नियुक्त हो जाओगे। आप वहां भी कार्य, मान लो कोई इमरजेंसी काम आ गया, उस डिपार्टमेंट में ज्यादा काम है आप जूनियर अकाउंटेंट का, तो आपका पदाधिकार पद समिति ही आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। यह कहता है नियम 19।
अधिसंख्य पदों का सृजन। किसी कर्मचारी को उनका पदाधिकार उपलब्ध कराने के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाता है। जैसे मान लो कोई वैदेशिक सेवा में गए, है ना, वैदेशिक सेवा में गए और उन्होंने 3-4 साल से वैदेशिक सेवा में लगे हुए हैं, और वो व्यक्ति दोबारा लौट कर आता है, और लौट कर आता है कि उसके पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया हो। उस जो पहला पद था उसका कोई आरएएस था मान लो, और वो आरएएस वैदेशिक सेवा में चला गया, और उसका जो पद था उस पद पर ऑलरेडी कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अधिसंख्य पद का सृजन कर सकती है, एक अन्य पद वहां बना सकती है। यह कल्पित या काल्पनिक पद होगा, यह उसी के लिए पद है, इसके साथ कर्तव्य नहीं होगा। जब स्थायी रिक्त पद पर कार्मिक नियुक्त हो तो ऐसे अधिशंख्य पदों को स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मान लो उसका ट्रांसफर हो गया तो ये पद समाप्त हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट हुआ तो ये पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अधिसंख्य पद केवल कुछ एम्प्लॉय के लिए बनाए जाते हैं, जो वहां पद नहीं है तो उनके लिए अधिसंख्य पद सृजन किया जाता है, लेकिन वो पद उसके ट्रांसफर होने के बाद ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है, या रिटायरमेंट के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, स्थानांतरण, ट्रांसफर। ये क्या है? एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर उस संवर्ग के किसी अन्य रिक्त पद पर राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप जेआरए लगे हो, जूनियर अकाउंटेंट, और आप लग रहे हो नागौर में, और आपको चाहिए दौसा, या तो राज्य सरकार के हित में या आपकी प्रार्थना पर दौसा जाना है आपको, तो आप जूनियर अकाउंटेंट के पद के विरुद्ध ही यहां से आ सकते हो, अन्य पद पर नियुक्त नहीं होंगे, है ना। वेतन में भी कटौती नहीं की जाएगी, आपको उतना वेतन वहां मिल रहा था तो उतना वेतन भी यहां मिलेगा। ट्रांसफर निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है, ये लिख रहे 3 परिस्थितियों। दुर्व्यवहार या अकुशलता के आधार पर राज्य सरकार ट्रांसफर आपकी कर सकती है। कार्मिक के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर भी ट्रांसफर हो सकता है, और राजहित में भी हो सकता है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों स्थितियां आपकी रहती हैं, राजहित और दुर्व्यवहार एक सुलता, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? जाने का भत्ता मिलेगा, टीए बिल। लेकिन अगर प्रार्थना पत्र आपका अगर ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आपका कोई तरीका का टीए बिल नहीं मिलेगा। ये कहता है नियम 20। नियम 21, जीवन बीमा या भविष्य निधि सदस्यता। एसआई और जीपीएफ की बात अपन की यहां चलेंगे। जीवन बीमा या भविष्य निधि सदस्यता, एक राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार के नियम अनुसार प्रति माह वेतन में से एसआई राज्य बीमा योजना में अपना अंशदान अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। एसआई एंड जीपीएफ डिपार्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, तो आप जो आपको सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ प्रतिशत राज्य बीमा योजना में आपका अंशदान अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, यह नियम 21 कहता है। नियम 21A, प्रतिमाह राज्य कर्मचारी को निर्धारित दर के अनुसार आरपीएमएफ राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड में अपना अंशदान देना होगा। ये शुरुआत हुआ था 1/1/81 से और बंद हो गया 1/1/2004 में। अब वर्तमान में चल रहा है आरजीएचएस। सभी के लिए आरजीएचएस अलाउ कर दिया। ये जब की कहानी है ना, तो नियम 21 याद रख लेना आपको कि जीवन बीमा या भविष्य निधि सदस्यता से है, और नियम 21A में आपको आरपीएमएफ राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड में अपना अंशदान रखना होगा अपनी सैलरी में से। पर मंथ की जो सैलरी है आपका, उस सैलरी से हिस्सा कटवाना होगा। नियम 21B, प्रतिमाह राज्य कर्मचारी को निर्धारित दर के अनुसार जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान देना होगा, जो राज्य सरकार समय समय पर डीए महंगाई भत्ता या वेतन एरियर की राशि जीपीएफ में जमा करा सकेगी। कहने का मतलब यह कि आपका जो सैलरी आएगी मंथ वाइज, उस सैलरी में से कुछ हिस्सा आपको जीपीएफ में भी जमा कराना होगा, और जो भी महंगाई भत्ता या जो भी है उसका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत, जैसे मान लो आपको डीए बढ़ता है 3%, तो डीए मान लो आपका कुल 3000 इंक्रीमेंट हुआ, तो आपसे राज्य सरकार कह देगी भाई 1500 तो आपको कैश दे दिए जाते हैं, 1500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 1500 हम क्या कराएंगे? जीपीएफ में जमा कराएंगे। तो ये नियम कहता है 21B। 21B अपन ने देखा। नियम नंबर 22 देखो,
वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। नियम नंबर 22 बताता है आपको वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें कि आप वेतन भत्ते कैसे प्राप्त करोगे। राज्य कर्मचारी राज्य की सेवा में जिस दिन अपना कार्यभार ग्रहण यानी ज्वाइनिंग डेट इंपोर्टेंट है, किस डेट से मिलेगा आपको, ज्वाइनिंग डेट से, उसी दिन से वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा। मध्याह्न पूर्व कार्य ग्रहण करने पर उसी दिन से और मध्याह्न पश्चात करने से अगले दिन से। मान लो कि आपने ज्वाइन करा 20 तारीख को, है ना आपने ज्वाइन किया है 20 जनवरी को, और 20 जनवरी को आपने अगर मध्याह्न पूर्व कर लिया, 10 बजे ज्वाइन कर लिया, तो आपको उसी दिन की वेतन मिलेगा। और आपने अगर 2 बजे कराया तो 20 की जगह 21 जनवरी से आपको वेतन मिलेगा। ये नियम कहता है, कौन सा नियम, 22। त्याग पत्र देखो, आप वेतन भत्ता प्राप्त करेगा। त्याग पत्र स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी व नियुक्ति प्राप्त अधिकारी। आप अच्छे नियुक्ति अधिकारी को त्याग पत्र देकर भी अपनी सेवाएं छोड़ सकते हो। निलंबन काल में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते समय त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप निलंबन काल में हो, है ना, और आप कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हो तो आप त्याग पत्र नहीं दे सकते, इसको राज्य सरकार स्वीकार नहीं करेगी। ये नियम 22 कहता है। नियम 22 वेतन भत्ते प्राप्त करने से है। कार्य ग्रहण करोगे उसी दिन से वेतन भत्ता माना जाएगा। अगर मध्याह्न पूर्व किया है तो उस दिन से वेतन बनेगा। मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो अगले दिन से वेतन मिलेगा। और निलंबन कार्य में आपका त्याग पत्र स्वीकार नहीं कर सकते। आप नॉर्मल तरीका से त्याग पत्र दे सकते हो और आप सक्षम अधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी को अपना त्याग पत्र दे सकते हो। त्याग पत्र उसी स्थिति में किया जाएगा जब कर्मचारी द्वारा अदेह प्रमाण पत्र दिया हुआ हो। नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यूज त्याग पत्र उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा जब कर्मचारी द्वारा अदेय प्रमाण पत्र दिया हो। अगर आपको त्याग पत्र देना तो अदेय प्रमाण पत्र देना होगा। कर्मचारी द्वारा बंद पत्र भरा होने पर दंड चुकाने के बाद ही कर्मचारी को त्याग पत्र स्वीकार किया जाएगा। मान लो कि आपने बंद पत्र भरा है, बॉन्ड भरा है, क्योंकि आपका केस का कार्य है, तो केस के कार्य में गवर्नमेंट बॉन्ड भरवाती है, और आपका बॉन्ड भरवाती है तो आपका चेक किया जाएगा कि भाई कोई तरीका का घोटाला तो नहीं है। और अगर आपने कोई तरीका का प्रति चिन्ह लगा हुआ है तो आपका पहले वो स्वीकार किया जाएगा। आपने जो घोटाला किया है वो भरा जाएगा, उसके बाद में ही आपका जो त्याग पत्र है वो स्वीकार किया जाएगा। स्थायी राज्य कर्मचारी किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है, जबकि अस्थायी राज्य कर्मचारी को निर्धारित अवधि पूर्व सूचित करना होगा। स्थायी कर्मचारी तो कभी भी त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन एक अस्थायी कर्मचारी को निर्धारित अवधि पूर्व सूचित करना होगा। कार्यभार मुक्ति एवं त्याग पत्र स्वीकार करने के बाद कर्मचारी पुनः राज्य सेवा में लेने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लो किसी ने त्याग पत्र दे दिया और उसके 15 दिन बाद कहता है भाई मैं तो नौकरी करना चाहता हूं, तो ऐसा कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये नियम कहता है 22। नियम 22A प्रशिक्षण अवधि में दी धनराशि जमा कराना। मान लो आपको त्याग पत्र दे रहे हो तो जो प्रशिक्षण अवधि में धनराशि दी है उसकी स्थिति में देखते हैं। यदि किसी कार्मिक को सेवा से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आरएएस वगैरह में चलता है, पटवार में चलता है, और आपके जेआरए में भी चलेगा, जूनियर अकाउंटेंट में भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण के बाद 2 वर्ष के भीतर कर्मचारी द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में कर्मचारी को देय वेतन भत्ता, प्रशिक्षण व्यय आदि पर होने वाले खर्च वसूला किया जाएगा। अगर ध्यान रखना कि अगर आप 2 वर्ष में अगर त्याग पत्र दे रहे हो तो ध्यान रखना आपको जो प्रशिक्षण दिया है उसमें वेतन भत्ता दिया है, व्यय जो खर्चा है वो गवर्नमेंट को चुकाना ही पड़ेगा, और उसको चुकाने के बाद ही आप त्याग पत्र दे सकते हो। ये कहता है नियम 22A। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप देखो तो आपने विचार जरूर रखना है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला है, ऐसे कार्मिक से निर्धारित प्रारूप में बंद पत्र भराया जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होती है, जब भी तो आप देखो आप पटवार लगते हो तो उनसे बॉन्ड भरा जाता है कि आप छोड़ोगे नहीं, और उस बॉन्ड में बंद पत्र में ये लिखाया जाता है कि अगर आप छोड़ोगे तो आपको उक्त सब चीज देनी होगी।
राज्य सरकार यह लगने पर कि उक्त प्रशिक्षण कर्मचारी के नए पद पर कार्य करने में भी उपयोगी होगा तो वह उक्त वसूली को माफ भी कर सकती है। मान लो आप पटवार थे और पटवार में प्रशिक्षण लिया, बॉन्ड आपने बढ़ाया, लेकिन आप जेआरए बन गए, तो राज्य सरकार को ऐसा लगा भाई कि जूनियर अकाउंटेंट भी हमारी सरकार का है और ये हमारे कहीं ना कहीं इसको लाभ होने वाला है, हमको भी लाभ होने वाला है, तो वो इस माफ भी कर सकती है। नियम 22B का कहता है कि प्रशिक्षण अवधि और बंद पत्र, अगर 3 माह से कम की प्रशिक्षण अवधि है तो उनको बंद पत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 से 6 माह की प्रशिक्षण अवधि है तो उसको 1 वर्ष का बॉन्ड पत्र भराऊं आएगा कि कम 1 वर्ष का बंद पत्र भराऊं आएगा, और 6 माह से अधिक प्रशिक्षण अवधि है तो 2 वर्ष का बॉन्ड पत्र भराऊं आएगा। बंद पत्र भराऊं आएगा, जो बॉन्ड भराऊं आएगा वो 2 वर्ष का आएगा, 6 माह से अधिक 3 माह से 6 माह के लिए 1 वर्ष और 3 माह से कम के लिए कोई बंद पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम अगला जो अपन नियम नंबर 23(1) है उससे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इसको कमेंट में जरूर लिखना कि कैसा लगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों तक पहुंचाना। दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, RSR GF इंडिया ऑडिट का, आप लोग रेगुलरिटी बनाए। धन्यवाद साथियों।